नमस्कार, इकोनॉमिकम के नए संस्करण में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकधर और स्टूडियो में मेरे साथ हैं मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज के इकोनॉमिकम में अर्थात और आपकी इनकम दोनों हिस्से जो हैं बेहद खास हैं। अर्थात में अंशुमान जी ये बताएंगे कि हम कब तक महंगा पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए तैयार रहें, और इनकम में इस उलझन का समाधान मिलेगा कि गिरते चढ़ते बाजार में सिप वाले क्या करें। इस कार्यक्रम में इन चीज़ों के अलावा आपके सवालों के जवाब होंगे, अंशुमान जी के जवाब होंगे आपके सवालों पर। एक झलक हम देखेंगे किस्सों के सिक्के की कि अंशुमान जी उसमें क्या बता रहे हैं, और चलते चलते अंशुमान जी से ये भी पूछ लेंगे कि सर किताबें कौन सी पढ़ रहे हैं। तो सर शुरू करते हैं इस बात का अर्थात। इस हफ्ते अर्थात में अंशुमान जी लिख रहे हैं कहानी दो चतुर निवेशकों की। एक है निकोलस, दूसरा है डेनियल। दोनों आपके सामने हैं। हुआ ये कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद बाजार का हाल देखकर ये दोनों पहाड़ पे चढ़ गए। सर, पहाड़ से इन्हें क्या दिखा? शुभम, आज की कहानी निकोलस और डैनियल की कहानी है। निकोलस और डैनियल बहुत चतुर और सयाने निवेशक हैं। नीचे तलहटी में 140-150 डॉलर का के क्रूड का शोर मचा हुआ था। गोल्डमैन सैक्स कह रहा था $185 हो जाएगा। वेस्ट बैंक कैपिटल ने तो कहा कि $200 हो जाएगा। तो ये दोनों निवेशक पहाड़ पर चढ़ गए अपनी दूरबीन लेकर और दूर का देखने की कोशिश की कि दूर क्या है लॉन्ग टर्म क्या है, उसे क्या देखना चाहिए। उन्होंने अपने नोट्स बनाए, अंदाज लगाया कि क्या हो सकता है। पता चला कि दोनों के पास एक ही जैसे आंकड़े थे। दोनों जो अपने कागज लेकर गए थे, दोनों के पास एक ही जैसे तथ्य थे और दोनों बहुत फुर्ती से रोपवे पकड़ के नीचे आ गए। डैनियल ने क्या किया? डैनियल ने तुरंत आते ही आनन फानन में तांबे का फ्यूचर्स खरीद लिया, कॉपर के फ्यूचर्स में पैसा लगा दिया। थोड़ा जो पैसा बचा उन्होंने नेचुरल गैस के टर्मिनल, एलएनजी टर्मिनल बनाने वाली कंपनियों में लगा दिया और थोड़ा पैसा उन्होंने हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी में जो कंपनियां दुनिया में काम कर रही उनमें लगा दिया। इधर निकोलस ने क्या किया, जिसको हम निक कहेंगे बार बार। निकोलस ने क्या किया? उसने ब्रेंट का फ्यूचर्स खरीद लिया तुरंत नीचे उतर के। तेल महंगा होने पे दांव लगा दिया। निकोलस ने उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया जो रशिया से निकलने के बाद नुकसान उठा चुकी थी तेल के धंधे में, जैसे बीपी जैसी कंपनियां हैं जिनको नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी निकोलस ने उन कंपनियों में अपना पैसा लगा दिया। निकोलस ने ऐसा क्यों किया? डैनियल के किस्से पे हम बाद में आएंगे। निकोलस ने ऐसा क्यों किया शुभम? निकोलस ये मान रहे हैं कि 80 से 100 से $120 वाले कच्चे तेल, प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत वाला जो कच्चा तेल है उसे अब नई उम्र लग गई है। ये बात जो दास्तानों में कभी थी, चर्चाओं में थी, हमारी कल्पनाओं में थी, वो साकार होकर हमारे सामने खड़ी हो गई और उन्हें ये पता है कि इसे नई उम्र लग गई है, ये आगे बढ़ेगा भाई। तो ये उनके लिए मौके पे चौका लगाने का मामला था। दूसरी तरफ डेनियल है। डेनियल भी निकोलस की इस गणित से पूरी तरह इत्तेफाक करते हैं। उनका भी यह मानना है कि कच्चा तेल 80 से $100 या $100 से ऊपर, 100 से $120 प्रति बैरल पर रहेगा। तो निकोलस और डैनियल के जरिए हम आज इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे आज के अर्थार्थ इकोनॉमिकम में, जो आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में, सारे दिमाग में, जो लोग हमको शूट कर रहे हैं कैमरामैन, उनके दिमाग में है कि आखिर दुनिया में कच्चे तेल की कीमत $100 है, उससे ऊपर कब तक रहेगी, कितनी लंबी चलेगी, कब तक खौलता रहेगा कच्चा तेल। और उसके लिए निकोलस और डैनियल की ये जो चर्चा है, दोनों की जो तैयारियां हैं, उनके जरिए हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सर, निकोलस डैनियल भी समझे और हम भी समझे, आखिर उनके पर्चे में क्या लिखा था ऐसा, क्यों उन दोनों को कच्चे तेल के बाजार में ये तेजी जो थी वो टिकाऊ लग रही थी। डैनियल और निकोलस मान रहे हैं कि दुनिया $100 पर बैरल और उससे ऊपर का तेल और उसकी कीमत बर्दाश्त कर सकती है। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है हमारे लिए। हमको लगता है कि $100 से ऊपर का तेल, प्रति बैरल का तेल से दुनिया में एकदम तबाही हो जाएगी और संकट फैल जाएगा चारों तरफ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों ये मान रहे हैं कि विश्व के बाजार, भारत की अर्थव्यवस्था उसमें शामिल है, चीन की अर्थव्यवस्था उसमें शामिल है, $100 पर बैरल से ऊपर का तेल जो खतरे का खतरनाक बिंदु माना जाता है, यहां के बाद अचानक बहुत सारी संकट की भविष्यवाणियां होने लगती हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। निकोलस का दांव पहली चोट में सही बैठा। बिल्कुल। निकोलस ने ब्रेंट फ्यूचर्स खरीदा और ब्रेंट फ्यूचर्स चढ़ गया, तो निकोलस की थ्योरी इस संदर्भ में तुरंत फिट बैठी अगले ही 2-3-4 दिन में कि उन्होंने जिस तेल पर दांव लगाया था। जब रशिया और यूक्रेन के बीच तनाव शुरू हुआ था शुभम, उससे पहले भी अक्टूबर-नवंबर की बात है, जब कच्चे तेल की कीमतें $60-65 के आसपास थी। इस तनाव के शुरू होने के बाद पूरी दुनिया को एक चीज की उम्मीद थी कि अब ओपेक देशों पर उत्पादन बढ़ाने का दबाव बनाया जाएगा।
दुनिया के देश मिलेंगे, ओपेक देशों की घेराबंदी करेंगी जिनके पास दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन की क्षमता है, और अगर तेल की कीमतें $100 से ऊपर निकली तो एकदम दुनिया में क्रांति हो जाएगी, तबाही मच जाएगी। दुनिया के नेता दौड़ पड़ेंगे मिडिल ईस्ट की तरफ और सब सारी कोशिश करके एक कहा जाएगा नहीं, तेल की कीमतें $80-90 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। यहां तक कहा गया था कि यूरोप और अमेरिका अगर ऐसा नहीं हुआ तो सऊदी अरब और बाकी जो इकोनॉमीज है उनका ही हुक्का पानी बंद कर देंगे, उन पे भी सैंक्शन लगा देंगे। लेकिन हुआ क्या, इधर रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, मिसाइलें छूटना शुरू हुई, उधर 4 मार्च को सऊदी अरब ने अपने तेल की कीमत बढ़ा दी। इससे पहले ट्यूनीसिया 2 बार अपने कच्चे तेल की कीमत बढ़ा चुका है। अब उम्मीद यह थी कि जो 23 तेल उत्पादक देश हैं वो मिलकर उत्पादन में बढ़ोतरी करेंगे, कीमतों में बढ़ोतरी नहीं करेंगे, उत्पादन बढ़ाएंगे ताकि दुनिया में जो कच्चे तेल की सप्लाई रशिया से आ रही थी उसकी भरपाई हो सके। ओपेक करीब 30% हिस्सा रखता है दुनिया के तेल उत्पादन में। ओपेक देशों में के भीतर भी सऊदी अरब का केस सबसे इंटरेस्टिंग है। सऊदी अरब को तेल बाजार में स्विंग प्रोड्यूसर माना जाता है। सऊदी अरब की क्षमता ऐसी है कि वो मांग और आपूर्ति के हिसाब से अपने उत्पादन को बैलेंस कर सकता है और बढ़ा सकता है। लेकिन उसने सबसे आगे बढ़कर, जब वो तेजी से उत्पादन बढ़ाकर तेल की कीमतों को ठंडा कर सकता था, हमारी आपकी सरकारें या जो एनर्जी कंजम्पशन करने वाली सरकारें हिसाब किताब लगाने में परेशान है कि कितनी कीमत बढ़ाई जाए, कितनी रोकी जाए, उससे राहत दे सकता था। तो उसने जो आग लगी थी उस पर और भी पेट्रोल डाल दिया, उसमें आग और बढ़ गई। निकोलस जैसे निवेशक जो आंकड़ों को थोड़ा दूसरे नजरिए से पढ़ते हैं, वो कभी भी इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे कि अगर तेल बाजार में कीमतें बढ़ी तो जो नॉन ओपेक कंट्री है वो अपना उत्पादन बढ़ा देंगे। एक आंकड़ा हमारे सामने हमेशा आता है, फेंका जाता है जब भी हम एनर्जी के मार्केट की या तेल के मार्केट की बात करते हैं, तो हमें बताया जाता है कि दुनिया का 60% तेल उत्पादन ओपेक देशों के नियंत्रण से बाहर है। बिल्कुल वास्तविक रूप से सच है। इंडियन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट में इसके आंकड़े उपलब्ध हैं। ये 60% उत्पादन शुभम अमेरिका के पास है, नॉर्थ सी के आसपास जो नॉर्वे जैसे देश हैं उनके पास है, और सोवियत संघ से अलग हुए देश प्लस रूस के पास है। दावा गलत साबित हुआ। यह कहा था कि अगर ओपेक देशों का दबदबा तोड़ना होगा और तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो जब चाहेगा तब अमेरिका, नार्वे और बाकी जो नॉन ओपेक कंट्रीज हैं वो अपने तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी कर देंगे और तेल की कीमतें ठंडी हो जाएंगी। यह बात निकोलस को कभी समझ में नहीं आई, क्योंकि निकोलस को यह पता है, और हमें भी यह पता होना चाहिए कि नॉन ओपेक कंट्रीज शुभम प्राइस टेकर्स माने जाते हैं आयल के मार्केट में वो प्राइस इन्फ्लुएंसर नहीं। और ये बहुत दिलचस्प बात है तेल बाजार के भीतर की, जो हमारे लिए समझना जरूरी है। नॉन ओपेक कंट्री बढ़ती कीमतों का फायदा उठाते हैं, वो कभी अपना उत्पादन बढ़ाकर कीमतें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। इसकी कुछ तकनीकी वजह है। इसकी वजह यह है कि इन देशों में एक तो तेल का उत्पादन अरब देशों की तुलना में महंगा है, क्योंकि उन्हें तेल की खोज में ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। अरब देशों के पास प्राकृतिक रूप से तेल का प्रेशर बहुत अच्छा है कुओं से निकलने का। तो एक तो यह कि इनके पास तेल उत्पादन की लागत ज्यादा है, दूसरी चीज यह कि इन देशों की उत्पादन क्षमताएं अपनी पूरे शिखर पर है। इन्हें नई उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए नया निवेश करना पड़ेगा। जबकि सऊदी अरब, अमीरात और मिडिल ईस्ट के, मध्य पूर्व के देश हैं जो तेल इकोनॉमीज हैं, वहां पर उत्पादन क्षमताएं बढ़ाने और घटाने की सुविधा उतनी ज्यादा है। इसलिए ओपेक तेल बाजार का प्राइस इन्फ्लुएंसर है और अमेरिका तेल बाजार का प्राइस टेकर है। यह फर्क अब जाकर दुनिया को समझ में आया जब उसने देखा कि इतनी त्राही मची है कच्चे तेल की कीमतों को लेकर, लेकिन दुनिया का कोई नॉन ओपेक कंट्री जिसके पास 60% उत्पादन, ये नहीं कह रहा है कि हम तेल का उत्पादन बढ़ा के बाजार में छोड़ देंगे और कीमतें कम हो जाएंगी। जो नॉन ओपेक कंट्रीज हैं इनकी कॉस्ट ज्यादा है। दूसरी एक और चीज महत्वपूर्ण है शुभम, कि वो एलएनजी के उत्पादन पे ज्यादा तवज्जो देते हैं, क्योंकि वो सेम टेक्नोलॉजी से एलएनजी मंगाते हैं। और इसलिए हमने अपने एक अर्थात इसमें मनी सेंट्रल में चर्चा भी की थी कि जब यूरोप के देश रशिया की गैस सप्लाई से निर्भरता कम करेंगे तो एलएनजी की तरफ जाएंगे और एलएनजी का इंपोर्ट बढ़ाएंगे। तो चूंकि प्राइस टेकर्स है नॉन ओपेक कंट्रीज, तो उन्हें कीमतें बढ़ने का बहुत फायदा होता है। उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता, उनके लिए अचानक तेल की कीमतें बढ़ जाती है। इसलिए अमेरिका को, नार्वे को, दुनिया के जो बाकी देश हैं जो ओपेक से बाहर है, उन्हें इस तेल की तेजी का खूब लाभ मिला है, उन्हें खूब उसका पैसा मिला है। इसलिए तेल बाजार में कभी कुछ नहीं बदलता। और
इसलिए निकोलस को यह पता है कि तेल बाजार में कीमतें अपने आप नीचे जाएंगी, किसी के दखल से या किसी के हस्तक्षेप से कीमतें कम नहीं होंगी, क्योंकि बाजार का यह संतुलन जब तक नहीं बदलता है, प्राइस टेकर जो है वो प्राइस इन्फ्लुएंसर नहीं हो जाता है, जब तक वो आगे बढ़कर कीमतों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करने लगता, तब तक तेल बाजार का यह गणित नहीं बदलेगा। इसलिए ये उस सवाल का या उस आशंका का या उस संभावना का पहला जवाब है कि दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें $100 से ऊपर रहेंगी अभी कुछ समय तक। सर, ये निकोलस की थ्योरी थी, वाकई ऐसी थ्योरी थी जिससे मुतमईन हुआ जा सकता है कि तेल बाजार में तो तेल की कीमतें ऊपर रहेंगी, लेकिन क्या कोई तथ्य, तर्क, इतिहास, आंकड़ा भी है जो इस थ्योरी को सपोर्ट कर दे? निकोलस के पास एक और आंकड़ा है, और उस आंकड़े को देखकर निकोलस ने तेल के फ्यूचर्स में पैसा लगाया, ब्रेंट के फ्यूचर्स में लगाया। जेपी मॉर्गन का एक स्टडी है जो बताती है, शुभम, कि 2010 से 2015 के बीच दुनिया में कच्चे तेल की औसत कीमत $100 के आसपास रही, पर दुनिया में कोई तबाही नहीं मची, कोई क्राइसिस नहीं आई, कोई संकट नहीं है। बल्कि अगर आप दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर देखें तो उन अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर में कोई ऐसी बड़ा संकट नहीं आया जैसा कि हमने कोविड की महामारी या मंदी या 2008 की रिसेशन के दौरान देखा था। अर्थव्यवस्थाएं बढ़ती रहीं और तेल की बढ़ी हुई कीमत को बर्दाश्त करती रहीं। अगर आप बाकी एसेट्स के कंपैरिजन में ब्रेंट की कीमत को कंपेयर करें तो महंगाई, तनख्वाहें और बाकी चीजों की बढ़ने की तुलना में देखें तो दुनिया की अर्थव्यवस्था, मॉर्गन का मानना, जेपी मॉर्गन का मानना है कि $130 तक का तेल बर्दाश्त कर सकती है। कच्चे तेल की कीमत $130 तक के कच्चे तेल की कीमत दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं बर्दाश्त कर सकती हैं। भारत पे बाद में आएंगे क्योंकि भारत का केस थोड़ा अलग और डिफरेंट है, अलग तरीके का। पर औसतन अगर पूरी ग्लोबल इकोनॉमीज को एक साथ देखने की कोशिश की जाए तो 2010 से 2015 के दौरान कच्चे तेल की महंगाई के असर के आकलन के आधार पर यह माना जा सकता है कि अभी तो $130 के आसपास तक की सीमा तक पहुंचने के बाद दुनिया को दिक्कत होना शुरू होगी। एक और दूसरा आंकड़ा जिसके बेस पर निकोलस ने ऑयल फ्यूचर्स खरीदा, वो आंकड़ा यह था कि 2011 से के बाद पिछले एक दशक में शेयर बाजार में और रियल एस्टेट में प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो गए, बढ़ोतरी हो गई। पर ब्रेंट का फ्यूचर्स अगर आप 2011 से अभी तक देखें तो 10% के लॉस में था, जब तक ये तेजी नहीं आई थी। उससे पहले की बात है ये जब $100 से नीचे की परिस्थिति थी, यानी कच्चा तेल तो भी सस्ता है। निकोलस को लगता है कि, और अगर आप बाकी कैलकुलेशन देखें मांग के, तो बाकी कैलकुलेशन देखें। एक और तीसरा आंकड़ा जहां से ये एनेक्डोटल नहीं फैक्चुअल हो जाता है, बैंक ऑफ अमेरिका की एक स्टडी जो बताती है कि दुनिया तब संकट में फंसती है जब ऊर्जा की लागत, एनर्जी की कॉस्ट जीडीपी के 8% के बराबर पहुंच जाए, ग्लोबल जीडीपी के। यानी दुनिया का जितना जीडीपी है, अगर ऊर्जा की लागत उसके 8% के आसपास आ जाए, तब जाकर बाजारों में बेचैनी, अफरा तफरी, तकलीफ फैलना शुरू होती। हम अभी उससे काफी नीचे खड़े हुए भी 6% के आसपास है। अभी 2% का गैप पूरा करना है। यानी अगर सब कुछ हो जाए, अंततः आपको क्या दिखेगा? अंततः आपको ये दिखेगा कि रशिया ने गैस की सप्लाई बंद कर दी, रूस का 10% 12% तेल जो बाजार में आता था वो आना खत्म हो गया। इसके बाद भी जब 8% का स्तर क्रॉस करेगी एनर्जी कॉस्ट जीडीपी की तुलना में, तब दुनिया में कच्चे तेल की एनर्जी की प्राइसेस को लेकर तकलीफ बढ़ेगी। यही वजह थी कि 2014 में ओपेक देशों ने अपनी पुरानी परिपाटी छोड़ दी थी और एक नई सहमति पर दस्तखत किए थे। पुरानी परिपाटी शुभम ये थी कि ओपेक देश मांग और आपूर्ति के हिसाब से उत्पादन को रेगुलेट करते थे। जब बाजार में ज़्यादा मांग होती थी तो ओपेक देशों का उत्पादन बढ़ जाता था, और जब कम होती थी तो उस हिसाब से वो घटा लिया जाता था। लेकिन 2014 में ओपेक देशों ने पूरी सोच समझ के साथ तय किया कि अब उन्हें अपनी कीमतों पर और अपने मिनिमम रिटर्न्स को इंश्योर करना होगा, जिससे कि तेल बाजार पर उनका दबदबा और उनका हिस्सा बना रहे। ओपेक को यह पता है कि ऊर्जा के बाकी स्रोत अन्य जरूरतें पूरी कर रहे हैं। धीरे धीरे दुनिया की इकोनॉमी ऑयल से शिफ्ट होकर बाकी चीज़ों की तरफ जा रही है। वो जो इकोनॉमीज शिफ्ट हो रही हैं उनमें गैर ओपेक इकोनॉमीज हैं जिनके पास 60% तेल के उत्पादन की क्षमता है, पर वो मल्टी डायमेंशनल इकोनॉमी है। उनकी अर्थव्यवस्था में गैस या तेल का एक हिस्सा है, पर उतना बड़ा हिस्सा नहीं है जितना ओपेक देशों का है। ओपेक देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह 100% तेल के उत्पादन और तेल के निर्यात पर निर्भर है। बाकी सारी चीज़ें वो आमतौर पर इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। तो उनको ये दिखाई पड़ा था 2014 में कि अब उनके पास करीब 3 दशक का समय बचा है। 30 साल के से 40 साल का समय है। इस दौरान उनको कच्चे तेल की कीमत ऊंची रख के अधिकतम कमाई कर लेनी है। अगले 30 साल 35 साल में जो दुनिया का ऊर्जा परिदृश्य बदलेगा,
उसके बाद उन्हें अपनी अर्थव्यवस्थाओं में कुछ नई चीज़ों के लिए निवेश करना होगा ताकि उनकी अर्थव्यवस्थाएं अगली पीढ़ी में, अगली जनरेशन में 30 से 40 साल बाद सऊदी अरब, अमीरात, कतर, ये जो अर्थव्यवस्थाएं हैं ये अपने आप को आगे कैसे ले जा सके। इसलिए 2014 में उन्होंने ये फैसला किया था कि अब वो तेल की कीमतों को निर्धारित स्तर से नीचे नहीं जाने देंगे। तो केवल कोविड का एब्रेशन आप छोड़ दें, जिस समय अचानक तेल की कीमतें टूट गई थी, लेकिन जैसे ही बाजार में स्थितियां सामान्य होना शुरू हुई, ओपेक देशों ने इसे कंट्रोल कर लिया। और यहां मैं जोड़ना चाहूंगा इस चर्चा में, और इसीलिए जब अमेरिका ने रूस से कच्चे तेल के आयात पर पूरी तरह पाबंदी लगाई और उसके बाद अरब देशों को समझाने की कोशिश की, तो अरब देशों ने उसकी बात नहीं, अमेरिका की बात नहीं सुनी। और ये बात पिछले साल भी एक बार हुई थी जब अमेरिका ने समझाने की कोशिश की थी, पर अरब देश अपनी रणनीति बदलने को तैयार नहीं हुआ। रूस ओपेक देशों की उस रणनीति का हिस्सा है। तो आप ये कह सकते हैं कि निकोलस के पास केवल कहानी नहीं है, तर्क भी हैं, तथ्य भी हैं, आंकड़े भी हैं। और अब सर निकोलस और डेनियल के साथ मैं भी ये मान रहा हूं कि हाँ, कच्चा तेल ऊपर रहेगा, क्योंकि आपने ये आंकड़े बता दिए। मान ली चलिए निकोलस की बात, डेनियल का क्या हुआ? उसने तांबा का फ्यूचर क्यों खरीदा था? यहां से डेनियल की कहानी शुरू होती है। डेनियल ने भी वही आंकड़ा देखा जो आंकड़ा निकोलस ने देखा। दोनों के पास ये आंकड़ा था। दोनों ये मान रहे थे कि अगले काफी समय तक कच्चे तेल की कीमत कम से कम $90 से ऊपर और 120-130 के रेंज में रहेगी। डेनियल ने तुरंत तांबे का फ्यूचर इसलिए खरीदा कि उन्हें यह पता था कि भले ही 30 साल का खेल हो, पर केवल 30 साल का खेल नहीं है। आने वाले समय में जिनमें कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण बिजली के उत्पादन की क्षमताएं बढ़ाई जाएंगी, नेटवर्क ठीक किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए दुनिया में भी चार्जिंग के सेटअप नहीं है, भारत में तो बिल्कुल नहीं, बनना शुरू हो रहे हैं। यहां सबका कच्चा माल सिर्फ कॉपर है। इलेक्ट्रिसिटी के वायरिंग का, इलेक्ट्रिसिटी के पूरे सिस्टम का रॉ मटेरियल कॉपर है। तो तांबा कच्चा माल है, इसलिए डैनियल ने वहां से उतर के ब्रेंट फ्यूचर्स की जगह तांबा खरीद लिया। दांव उनका भी सही बैठा, बिल्कुल। तांबे की कीमत 7 मार्च को अपने टॉप लेवल पर पहुंच गई। तो यानी निकोलस ने अगर ब्रेंट फ्यूचर्स पर दांव लगाया और वो सही बैठा, तो डैनियल ने तांबे के फ्यूचर्स पर दांव लगाया, वो भी सही बैठा, दोनों जगह से। डैनियल निकोलस की बात मान रहे हैं कि ओपेक देश तेल की महंगाई बढ़ाए रखने पे मजबूर हैं। वो बाध्य हैं कि आने वाले समय तक तेल की महंगाई बढ़ती रहेगी, और जितनी ये महंगाई बढ़ेगी शुभम, वैकल्पिक ऊर्जा पर उतना ही निवेश बढ़ेगा, क्योंकि इस महंगाई से जल्दी निकलने की जद्दोजहद होगी, इस निर्भरता को खत्म करने की जद्दोजहद होगी। हम यहाँ फिर आपको चाहेंगे कि अगर इसके संदर्भ में समझना चाहें तो हम पिछले अर्थात और इकोनॉमिकम को देख लें कि कैसे ये जद्दोजहद 1970 के ऑयल एम्बार्गो के बाद दुनिया के एनर्जी सेक्टर में चेंज लेकर आई थी। वो डैनियल को पता है कि ये ओपेक देशों की आखिरी एल्गार है। बिल्कुल। जो तेल उत्पादक अर्थव्यवस्था है, डैनियल के अपने आंकड़े हैं, डैनियल के पास अपने आंकड़े हैं। जैसे निकोलस के पास ये आंकड़े थे कि तेल की कीमतें महंगी क्यों रहेंगी, डैनियल के अपने आंकड़े, और वो भी आंकड़े उतने ही वास्तविक हैं। डैनियल को पता है कि दुनिया की तेल अर्थव्यवस्था या ऑयल इकोनॉमी अपने अंतिम चरण की तरफ खिसक रही है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी का जो सेंटर फॉर ग्लोबल पॉलिसी एंड एनर्जी रिसर्च है, उसका एक आंकड़ा है कि 1973 से 2019 के बीच विश्व के जीडीपी में तेल की निर्भरता यानी ऑयल इंटेंसिटी करीब 56% कम हुई है। बहुत बड़ा फॉल है 73 के बाद से ऑयल इंटेंसिटी का। ऑयल इंटेंसिटी का मतलब शुभम ये होता है कि 1 यूनिट जीडीपी के उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाले तेल की मात्रा। इसके आधार पर हम किसी भी अर्थव्यवस्था की ऑयल इंटेंसिटी नापते हैं। यानी अगर 1973 में 1 बैरल तेल से $1000 का प्रोडक्शन होता था, तो अब इतना काम आधा बैरल तेल से ही हो जाता है। 50% के आसपास तेल की मांग घट गई है और जीडीपी की ग्रोथ रेट उतनी ही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि पिछले 3-4 दशकों में बिजली उत्पादन में तेल का जो इस्तेमाल होता था वो लगभग खत्म हो चुका है। कच्चे तेल का या ऑयल का इस्तेमाल बिजली उत्पादन में नहीं होता। अब वहाँ गैस या कोयला है। भारत जैसे देश या चीन जैसे देश जहाँ की थर्मल पावर कोयले पर आश्रित है, वो कोयले पर है। यूरोप और अमेरिका जैसे देश जहाँ का बिजली उत्पादन गैस पर आश्रित है, वहाँ पर नेचुरल गैस है। अब पेट्रोल डीजल का या कच्चे तेल का भविष्य या कच्चे तेल का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल फ्यूल के तौर पर पूरी दुनिया में सीमित है। पूरी दुनिया में ऑटोमोबाइल फ्यूल है जिसका इस्तेमाल गाड़ियों और वाहनों को चलाने के लिए किया जाता है। लेकिन पिछले 10-20 सालों में 2 बड़े बदलाव हुए। एक, माइलेज बेहतर हुए कारों के, अच्छी कारें आई जिन कारों ने आपकी तेल की खपत कम की, जिससे कि डिमांड कम हुई। और दूसरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर निवेश बढ़ा। दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं ने ऑटोमोबाइल फ्यूल से भी तेल को रिप्लेस करने की, उसकी वजह अरब देशों से
को रणनीतिक सबक सिखाना या उनके एक अधिकार को तोड़ने से ज़्यादा इस बात पर था क्योंकि पॉल्यूशन है और इन्वायरमेंटली डैमेजिंग है, थोड़े समय के बाद आपको कार्बन का उत्सर्जन या कार्बन का एमिशन रोकना पड़ेगा। तो इस दृष्टि से ये दूसरा बदलाव आया। डेनियल के पास एक और आंकड़ा है जिसके कारण वो तांबा खरीद रहे हैं। दूसरा आंकड़ा उनके पास यह है कि दुनिया की ऊर्जा खपत में तेल का हिस्सा 1970 में करीब 50% था। यानी टोटल दुनिया की एनर्जी में, दुनिया की टोटल एनर्जी के कंजम्पशन में ऑयल 50% का हिस्सेदार था, जो अब 28% रह गया है। यानी ऑलमोस्ट आधी डिपेंडेंस एनर्जी सोर्स के तौर पर ऑयल से कम हो गई है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का ताजा आकलन में पढ़ रहा था, उसके हिसाब से 2030 तक ये केवल 22% रह जाएगा। यानी केवल दुनिया की टोटल एनर्जी डिमांड में 22% रह जाएगा। आप आसानी से समझ सकते हैं कि 22% केवल ऑटोमोबाइल फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होगा, कि गाड़ियां और वाहन चलाने के लिए इसकी जरूरत होगी। जबकि इसी क्रम में 2030 तक जो अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज हैं, वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं, उनका हिस्सा 12% से 19% और 2050 में वो 37% के आसपास पहुंच जाएगा। अब यहां से एक और ट्विस्ट आता है निकोलस और डैनियल की कहानी में। निकोलस और डैनियल अप्रैल 2020 के दौरान भी पहाड़ पे चढ़े थे। अच्छा। जब अप्रैल 2020 में क्रूड की कीमत बुरी तरह टूट गई थी, शून्य हो गई थी WTI की कीमत, ब्रेंट $10 पे आ गया था। निकोलस को तब लग रहा था कि तेल इकॉनमी तो डूब गई। अब कोविड से नहीं उभरेंगे तो दुनिया में तेल की कोई डिमांड नहीं दिखाई देने वाली। और डैनियल को यह लग रहा था कि जब तेल मुफ्त मिलने लगेगा तो इलेक्ट्रिक व्हीकल कौन खरीदेगा। जब दुनिया में कच्चे तेल की कीमत $10 के आसपास हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक में इतना पैसा कौन लगाएगा, जब आपका जो मेन ऑटोमोबाइल फ्यूल है। लेकिन वो निकोलस नसीम तालेब की एक दिलचस्प बात है, जो अक्सर कहते हैं कि यदि आपको कोई बात तर्कसंगत नहीं लगती है, बेसिर पैर लगती है, और अगर लंबे समय से जारी है, तो बहुत संभव है कि रेशनैलिटी को लेकर आपकी परिभाषा में ही खोट हो। आप किसी चीज को तर्कसंगत समझने का जो आपका पैमाना हो उसमें गलती हो। अब यूक्रेन पे बम बरस रहे हैं, युद्ध अब अगले चरण में है, एनर्जी वार शुरू हो चुका है। तेल बाजार वाले मुतमईन हैं पूरी तरह से। उन्हें पता है कि अगले 1 साल तक तेल $80 से $100 के बीच झूलता रहेगा। उसके बाद के सालों में भी 90-95 के रेंज में रहेगा, 75 से 90-95 के रेंज में रहेगा। दुनिया को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि वो ऊर्जा की लंबी महंगाई झेलेगी, और एनर्जी वार शुरू होने के साथ वो महंगाई थोड़ा और लंबी खींचेगी, जब तक कि रूस पर यूरोप की निर्भरता कम नहीं हो जाती और यूरोप के बाजारों में शुभम अगर गैस और तेल की कीमतें ऊंची रहेंगी तो उसका असर हमें भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि हम दुनिया के बाजार से जुड़े हुए हैं। एक यहाँ दिक्कत यह है कि थोड़े समय तक तेल के साथ गैस और कोयला भी महंगा होगा, और इसलिए हमने कोयला की कीमतों में बढ़ोतरी देखी। एनर्जी के साथ यही है कि एनर्जी पूरी बास्केट है, और एक बार जब पूरी टोकरी महंगी होती है तो उसमें रखी हुई सारी चीजें महंगी होती हैं। तो ऊर्जा की लंबी महंगाई के लिए तैयार रहना चाहिए। निकोलस की थ्योरी इस हिसाब से, और आंकड़े ये बता रहे हैं कि तेल की कीमतें लगभग 80 से कुछ समय तक 100 से ऊपर, और उसके बाद 90 से 100 के बीच में रहेंगी। सर, तो निकोलस और डैनियल के इन आंकड़ों के, तर्क के, तथ्य की रोशनी में अगर हम अपने भारतीयों का फ्यूचर देखें, ब्रेंट का फ्यूचर तो देख लिया, तो यहाँ भविष्य कैसा है? भारत को अपनी पीठ ज़्यादा मजबूत रखनी पड़ेगी शुभम। भारत की समस्या है कि भारत दुनिया के उन देशों में है जहां करेंसीज वीक हैं। अब आप दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को कच्चे तेल की कीमत में $120-130 पर बैरल की रोशनी में दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, मजबूत करेंसी वाली अर्थव्यवस्थाएं और कमजोर करेंसी वाली। और ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि भारत कमजोर करेंसी वाली, कमजोर मुद्रा वाली अर्थव्यवस्थाओं में, जिसमें टर्किश लीरा है, जिसमें थाई बाट है और जिसमें भारत है। इसलिए भारत के लिए तेल लगभग 70% के आसपास एक्स्ट्रा महंगा होगा तेल की ब्रेंट की कीमत बढ़ने के कारण, और इसलिए भारतीय कंपनियों को सबसे ज़्यादा, या भारत सरकार को सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रही है। तो ये एक किस्म का ट्रांजिशन है। इस ट्रांजिशन से यूरोप भी महंगाई से जूझेगा, एशिया भी महंगाई से जूझेगा, भारत को भी एनर्जी की महंगाई से जूझना पड़ेगा। भारत की सरकारों को कुछ इनोवेटिव ढंग से, यहाँ हम बाकी सवालों पर आते हैं, भारत की सरकारों को वापस, या भारत में खासतौर से केंद्र सरकार को वापस बैठकर भारत की एनर्जी प्राइसिंग पॉलिसी को नए सिरे से डिसाइड करना पड़ेगा। ऊर्जा से, एनर्जी से टैक्स वसूलने की, अधिकतम टैक्स निचोड़ने की जिद छोड़नी पड़ेगी। ये कोशिश करनी पड़ेगी कि अगर आप ऊर्जा पर में आत्मनिर्भर नहीं, आत्मनिर्भरता का रास्ता लंबा है, आप तात्कालिक तौर पर अगले 2 साल में, 5 साल में इंडिपेंडेंट इकोनॉमी में को ऊर्जा पर इंडिपेंडेंस नहीं ला सकते, तो आपको तेल की
पॉलिसीज में चेंज करना पड़ेगा, टैक्सेशन पॉलिसी में चेंज करना पड़ेगा। ऐसे स्रोतों से टैक्स जुटाना पड़ेगा जिन स्रोतों से जुटाए गए टैक्स को ऊर्जा की लागत कम रखने में, टैक्सेशन की लागत कम रखने में इस्तेमाल किया जा सके। और इसलिए हमारी निगाह होगी कि हाँ, यहाँ से पता चलेगा कि भारत सरकार अगले एक हफ्ते में 2 हफ्ते में हमें पता चलना चाहिए कि भारत सरकार 100 से 120 डॉलर के कच्चे तेल की लिए कितने समय तक, कितने लंबे समय तक के लिए तैयार है और वो तैयारियां क्या है। तो ये था इस हफ्ते का अर्थात, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी अब इस बात से सहमत होंगे जिस बात से निकोलस और डेनियल सहमत हैं कि कच्चा तेल अब $100 के आसपास लंबे समय तक रहने वाला है और पेट्रोल डीजल की जो महंगाई है वो लंबे समय तक भारत में रहने वाली है। सर आगे बढ़ते हैं और अब लेते हैं दर्शकों के सवालों के जवाब। तो शोलापुर महाराष्ट्र से झेंझू कुरिटा का एक सवाल है, वो कह रहे हैं कि भारत के पूर्व दक्षिण पश्चिम दिशा में समुद्र हैं, समुद्र से ग्रीन एनर्जी के निर्माण के उपाय सरकार और निजी क्षेत्र क्यों नहीं करते हैं? ग्रीन एनर्जी पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अभी सरकार ने हाइड्रोजन पॉलिसी घोषित की है। हमने भारत की कई सारी बड़ी कंपनियों को, रिलायंस और अडानी, इनको रिन्यूएबल में, वैकल्पिक ऊर्जा में निवेश करते हुए देखा है, लेकिन वहाँ बहुत सारे पेचदार उलझन है। तकनीकों की समस्या है, बैटरी कैपेसिटीज़ की समस्या है, डिमांड की समस्या है कि वो उस एनर्जी का इस्तेमाल कैसे किया जाए। अभी हम सोलर ट्रांजिशन में हैं। सोलर एनर्जी की कॉस्ट भारत में अब कम होना शुरू हुई, इससे पहले काफ़ी ज़्यादा थी। तो ग्रीन एनर्जी आते आते आएगी, एकदम नहीं आएगी। उसके साथ वो अपने आप विकसित होना शुरू करेगी। जैसे हमने 1970 के बाद से यूरोप में ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी पर निवेश देखा और फिर उसका असर हमें 20वीं सदी के अंत में और 21वीं सदी के शुरुआती दशक में दिखाई दिया, जब कोल से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ और कोयले से बाहर निकलकर यूरोप ने बिजली उत्पादन के लिए ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल शुरू किया, वैकल्पिक ऊर्जा का इस्तेमाल शुरू किया। ये लंबी प्रक्रिया है। ऊर्जा आपको आज चाहिए, आपको अगले एक दशक में 8%, 9% की विकास दर चाहिए और 8-9% के टरबाइन को दौड़ाने के लिए आपको अथाह ऊर्जा की जरूरत है, बिजली की, तेल की, गैस की, तब आप 8-9% की अर्थव्यवस्था को दौड़ा पाएंगे। और भारत के जीडीपी की एनर्जी इंटेंसिटी वैसे भी हाई है, तो तात्कालिक तौर पर आप महंगे ऊर्जा के साथ अच्छी अर्थव्यवस्था को दौड़ा कैसे पाएंगे, ये उलझन है। ग्रीन एनर्जी लॉन्ग टर्म प्ले है। 10 साल 12 साल बाद दुनिया में शिफ्ट आएगा, उस शिफ्ट पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं पिछले कार्यक्रम में। बिल्कुल सर, हमारी नियमित दर्शक हैं शिल्पी अग्रवाल, उनका एक सवाल है। वो ये कह रही हैं कि रूस के रिजर्व से सोना बेचकर खर्च चलाया जा रहा है, सोना बेचा जा रहा है, बाजार में ज़्यादा है तो कीमतें टूटनी चाहिए थी, उल्टा कीमतें बढ़ रही हैं। गोल्डमैन सैक्स के भी ऐसे अनुमान है कि सोने की कीमतें बढ़ती रहेंगी, तो क्या माने कि अब लंबी तेजी सोने में आ रही है कच्चे तेल की तरह? रूस कितना सोना बेच पाएगा ये भी देखने की बात है कि सोना बेचकर डॉलर लाने की छूट होगी रूस में क्या। एक तो ये चुनौती हमने देखा कि इसी हफ्ते रूस को अपने फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस भी रोकने पड़े, क्योंकि जो कॉर्पोरेट फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस थे उनकी भी सीमा तय करनी पड़ी। सोने की कीमतों में बढ़ोतरी की गुंजाइश दिखती है, मतलब बहुत बड़ी तेजी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सोने की कीमतों में बढ़ोतरी की गुंजाइश तब तक बनी रहेगी जब तक महंगाई पूरी दुनिया में, भारत सहित पूरी दुनिया में महंगाई की नई ऊंचाई रहेगी। और महंगाई की नई ऊंचाई इसलिए रहेगी क्योंकि एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दुनिया में इन्फ्लेशन का। एनर्जी की प्राइस बढ़ने के कारण बाकी महंगाई बढ़ेगी और इसलिए सोने को लेकर सोना बेस्ट हेज है ट्रेडिशनली। तब तक दूसरी एक और चीज़ समझना जरूरी शिल्पी अग्रवाल के सवाल के संदर्भ में शुभम, कि जो अल्टरनेट एसेट्स हैं ना, जहाँ से सोने से पैसा जिन एसेट्स में गया था, जैसे स्टॉक मार्केट है, जैसे रियल एस्टेट है, स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशंस बहुत, क्रिप्टो करेंसी है, वहाँ वैल्यूएशंस बहुत हाई थे स्टॉक मार्केट में। तो हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में भी दुनिया के बाजारों में करेक्शन शुरू हो रहा है, लोग पैसा निकालना शुरू करें। क्रिप्टो का लीगल फ्यूचर दुनिया में ब्लीक है, वो इस युद्ध के तूफान में कहीं बिखर ही गया है। तो इसलिए भी एक वजह है कि पैसा शिफ्ट होकर पहले गोल्ड की तरफ और शायद थोड़े समय के बाद रियल एस्टेट की तरफ वापस लौटना शुरू करेगा। तो इसलिए सोने का फ्यूचर या सोने के भविष्य को लेकर आप सब अच्छी संभावना रख सकते हैं, बशर्ते अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि सोने का चमकना महंगाई का चमकना होता है। तो सोना जितना महंगा होता है, आपकी ज़िंदगी जीने की लागत भी उतनी ही महंगी होती है, क्योंकि उसी से प्रेरणा लेके सोने में चमक आती है। तो ये मतलब ये नेसेसरी हैजार्ड्स हैं इकोनॉमी के, कि अगर आप एक हाथ में से गंवाते हैं तो दूसरे हाथ से थोड़ा सा कमाते हैं। तो ये थे आप लोगों के सवाल के जवाब। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब आपकी इनकम की। शेयर बाजार में विदेशी निवेशक जमकर बिकवाली कर रहे हैं, छोटे, मझोले, बड़े सारे शेयर बिक रहे हैं। बैंक निफ्टी पर अभी हमने 2 दिन पहले चर्चा की थी, वहाँ भी जमकर कुटाई हो रही है। ऐसे में आपके मन में ये सवाल होगा कि हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, सिप कर रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए? हम भी इस बिकवाली में निकल लें, बने रहें? सर क्या करें? इनकम पर आप यही बता दीजिए। सिप निवेशकों के लिए मुझे उतना बड़ा चैलेंज नहीं लगता। अगर आप
लॉन्ग टर्म में देखें ना तो पिछले कई दशकों में हर 10 साल में स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट रिटर्न में 15-16% का रिटर्न CAGR देता है, बल्कि डबल ही लगभग कई बार तो डबल हुआ है। सिप निवेशक और डेली ट्रेडर में बड़ा फर्क है, जिसको हम लगातार इकोनॉमिकम और अर्थात के जरिए बताते रहें कि आप डेली ट्रेडर के तौर पर मार्केट को ट्रैक करना थोड़े समय के लिए छोड़ दें, क्योंकि उससे आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, आपके बीपी में बढ़ोतरी नहीं होगी। सिप निवेशक के तौर पर इसमें बने रहें, क्योंकि अल्टीमेटली इकोनॉमीज में, मार्केट इकोनॉमीज में, कंपनीज की ग्रोथ में कहीं कोई शक और संदेह नहीं है। इसके दो बड़ी वजह, भारतीय शेयर बाजार के पास दो बड़ी मजबूत चीज़ें हैं। एक मजबूत चीज़ ये कि भारत में सेविंग्स धीमे धीमे ट्रांसफॉर्म होंगी फिजिकल सेविंग्स से फाइनेंशियल सेविंग्स में। ये शिफ्ट हमने देखा पिछले 10-1 सालों में, जब भारतीय शेयर बाजार में घरेलू निवेशकों का हिस्सा विदेशी निवेशकों से ज़्यादा हो गया, हमें दिखाई देता है। तो भारतीय शेयर बाजार में वो डेप्थ आ रही है, वो गहराई आ रही है, जिसमें भारत के निवेशक मौजूद हैं। दूसरा, भारतीय कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बदल रहा है, बड़ी कंपनियां इमर्ज कर रही हैं। हालांकि बाजार की कंपटीशन के लिए खराब है, पर मोनोपोलीज उभर रही हैं, बड़ी कंपनियां उभर रही हैं, और उन बड़ी कंपनियों में के पास बड़ा बाजार है, इसलिए उनसे बेहतर रिटर्न मिलने वाले हैं। आप भले ही है ना इसमें हिसाब लगाएं कि किस कंपनी की कितनी मोनोपोली, पर आपका म्यूचुअल फंड तो ये जानता है ना कि भारत में सबसे ज्यादा बाइक किसकी बिकती है, सबसे ज्यादा चॉकलेट किसकी बिकती है, उसे पता है कि भारत में सबसे ज्यादा गाड़ियां किसकी बिकती है, भारत में सबसे ज्यादा पेंट कौन बेचता है, तो उसे ये पता है, और उसे पता करने दीजिए, उसका काम है, उसी की वो फीस आपसे लेता है। सिप के निवेश में बने रहिए, बस केवल ये ध्यान दीजिए कि आपका म्यूचुअल फंड जिसमें आप पैसा लगा रहे हैं वो गिरावट के समय आपको कितना बचाता है। म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस का पहला सूत्र यहां से शुरू होता है। बढ़ते म्यूचुअल फंड में, बढ़ते बाजार में सारे म्यूचुअल फंड्स अच्छा रिटर्न देते हैं। गिरते म्यूचुअल फंड में गिरते बाजार में कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो बाजार की गिरावट को बीट कर पाते हैं, और वहीं से आप अपने फैसले के हिसाब से अपने सिप के फैसले बदल सकते हैं, अपने दूसरा म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं। और इसके अलावा लॉन्ग टर्म में इनमें स्टॉक मार्केट, बल्कि मीडियम टर्म में भारतीय स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए कोई समस्या नहीं, उनके रिटर्न अच्छे होने की गुंजाइश है। लमसम पैसा है तो डाल दें सर इस समय? हाँ, उतरने के लिए अगर आप चाहते हैं तो बाजार में उतरने का सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि हमने बैंक निफ्टी में बात की 20% शेयर टूटे हो। ICICI बैंक अगर 20% टूटा हो तो ICICI बैंक कितना बड़ा बैंक है। उदाहरण के लिए अगर आप किसी भी बैंक को लें, किसी भी स्टॉक को लें, उसमें इतनी गिरावट है कि अगर आपके पास एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो आपके लिए एंटर करने का मौका है एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर भी। ऐसा म्यूचुअल फंड है। तो ये बात थी आपकी इनकम की। सर, किस्सों के सिक्के में इस हफ्ते कौन सा पन्ना पलटा आपने? किस्सों का सिक्का इस बार दिलचस्प है। किस्सों के सिक्के में हम आपको ये बताएंगे कि हम लगातार, हमारे कानों में अब गली मोहल्ले के नुक्कड़ तक, हर दूसरे व्यक्ति तक ये शब्द पहुंच चुका है कि सैंक्शंस नाम की कोई चीज़ होते हैं, प्रतिबंध नाम की कोई चीज़ होते हैं। तेल की कीमत, कॉपर की कीमत, एल्यूमिनियम की कीमत, सबके आसपास है सैंक्शंस नाम का, प्रतिबंध नाम का शब्द गूंज रहा है। हम आपको बताएंगे ये प्रतिबंधों का इतिहास कितना दिलचस्प है, कहाँ से शुरू होते हैं ये प्रतिबंध, पहला प्रतिबंध किस जगह लगा था और वो कैसे ट्रैवल करते हुए हमारे पास तक आया था, और कैसे दुनिया का इतिहास बदलने वाली एक बड़ी जंग, जिसने कि यूरोप का इतिहास बदला था, वो किसी एक सैंक्शंस के साथ शुरू हुई थी, एक प्रतिबंध के साथ शुरू हुई थी। तो इस बार इतिहास है प्रतिबंधों का, कब लगा, किस पर लगा, किसने लगाया, कैसे लगा और हम तक कैसे पहुंचा। सर, चलते चलते बस इतना और बता दीजिए, किताब कौन सी पढ़ रहे हैं आप? मैंने एक नई किताब भी पढ़ना शुरू की है, वाक्लाव इस्माइल की किताब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू मेगा सिटीज़। ये ग्रोथ को समझने की बड़ी दिलचस्प सी किताब है, काफ़ी बड़ी किताब है, इंफॉर्मेशन और डेटा और फैक्ट्स से भरपूर है, जो बताती है कि ग्रोथ में नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो जैविक ग्रोथ है और जो अर्थव्यवस्थाओं की ग्रोथ है, इसके बीच के रिश्ते और इसके बीच के डाइवर्जेंसेस क्या हैं। वाक्लाव इस्माइल बड़े लेखक हैं, उनकी काफ़ी पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। इस बार वो किताब मैंने अभी कल ही उसको पढ़ना शुरू किया। तो आप पढ़ लीजिए सर, फिर अगले हफ्ते बताइएगा कि उस किताब में खास क्या है। ठीक है, चलिए, तो ये था इस हफ्ते का इकोनॉमिकम, ये था इस हफ्ते का अर्थात, आपके सवालों के जवाब, किस्सों के सिक्के से उठा पर्दा। फिर मिलूंगा आपसे अगले रविवार को सुबह 11:15 बजे इकोनॉमिकम में, और कल मिलूंगा शाम को 7 बजे मनी सेंट्रल में। नमस्कार।